But in the last class, we had completed the properties of alkyl halides. Alkyl halides की properties में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं। एल्काइल हलाइड की प्रिपरेशन में आपने देखा कि वो कुछ भी बन जाते हैं, किसी भी तरह के न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूशन दे जाते हैं, उनसे हम लगभग हर फंक्शनल ग्रुप, हर तरह का हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, we can prepare alcohols, we can prepare ethers, we can prepare aldehyde, ketone, carboxylic acid, acid derivatives, amines। इसका मतलब है अल्काइल हलाइड लगभग हर चैप्टर में रिक्वायर्ड हैं। तो उनके रिएक्शंस को जब हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो वैरायटी ऑफ चैप्टर्स में हमारी मदद हो जाती है। क्या ये कहें कि अगर हम उन्हें ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में उनकी प्रॉपर्टी आनी है और वहां पर दोबारा से ये प्रॉपर्टी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां किसी और रिएक्शन पर फोकस। आज हम एराइल हलाइड शुरू करेंगे। एराइल हलाइड के रिएक्शन दो कैटेगरी के हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हलाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि अल्काइल हलाइड में हैलोजन टारगेट है। एराइल हलाइड में बेंजीन और हैलोजन दोनों टारगेट है। तो बेंजीन की अपनी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और हैलोजन की अपनी नेचर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब आप नॉर्मल एल्काइल हैलाइड करते हैं, SN1 SN2 पढ़ने के बाद आप उन सारे रिएक्शंस को एक लिस्ट में लगा सकते हैं। एवरी न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड हैलोजन विल लीव द मॉलिक्यूल। बेस्ट हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन देते हैं वो आयोडाइड्स हैं, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। राइट, आज हम जो करने जा रहे हैं वो ARSN और ARSE ऑन एराइल हैलाइड्स हैं। लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल हैलाइड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल हैलाइड्स। Aryl halides do not give nucleophilic substitution. Aryl halides do not give nucleophilic substitution under normal conditions. Aryl halides do not give nucleophilic substitution under normal conditions. अगर एक मॉलिक्यूल नॉर्मल कंडीशन में एक रिएक्शन देता ही नहीं तो बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हैलोजन की नेचर सब्स्टिट्यूशन देना है। हैलोजन इसमें भी है, हैलोजन कहीं और भी था, ये हैलोजन सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहे वो हमें सोचना है। व्हेन हैलोजन्स आर बेस्ट लिविंग ग्रुप, तो एराइल हलाइड में क्या दिक्कत है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रही। लिखिए, दे आर ऑल्सो नोन एज इनर्ट हैलाइड्स। They are also known as inert halides due to their inability for nucleophilic substitution reactions. Due to their inability for nucleophilic substitution reactions. Their inability can be explained by वो हम आगे पॉइंट देखेंगे। अभी यहाँ पर दो लाइंस में मेरा फोकस क्या था? नंबर वन, आपको इनर्ट हैलाइड वर्ड से बताना कि इनर्ट हैलाइड किसको कहते हैं। तो इफ एनीवन विल आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट हैलाइड, ढूंढिए एराइल हैलाइड कोई ऑप्शन में है क्या? एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड सेम होते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, दोनों को इनर्ट हैलाइड कहते हैं। नंबर टू,
हैलोजन है लेकिन फिर भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रही। तो दो ही वर्ड पे मेरा फोकस है कि हैलोजन की नेचर सब्स्टिट्यूशन देना है, पर हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पा रही, उसकी वजह ढूंढनी है। राइट, लिखिए नंबर वन, प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट, halogens have plus R effect. So benzene is negatively charged and electron rich nucleophile cannot attack easily. तो हमारा कंसर्न क्या है कि जब हम प्लस आर इफेक्ट देख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं प्लस आर इफेक्ट के कारण हैलोजन ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। हमने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होते हैं, खो खो जैसे होते हैं, पीछे से आके धक्का लगा हैलोजन निकाल दिया। तो अगर नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज पर आकर अटैक करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। हैलोजन को रिप्लेस करने के लिए इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को आना है। बेंजीन नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को दिक्कत आती है। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, हैलोजन पार्शियल नेगेटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करता है, उसे सपोर्ट देता है और हैलोजन निकल जाता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाती है, पर यहाँ पर बेंजीन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता। राइट, तो हमारे पास नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में कार्बन पॉजिटिव है और एराइल हैलाइड में कार्बन नेगेटिव है। नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस carbon halogen bond has partial double bond character. Carbon halogen bond has partial double bond character and high bond energy in comparison to alkyl halides. ये हम पिछले स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बना चुके हैं। रेजोनेंस के कारण कार्बन हैलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड मींस सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, उसको तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगता है। हमने कहा पहले तो न्यूक्लियोफाइल को फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, दूसरा न्यूक्लियोफाइल को जब रिएक्शन करवाना है तो हैलोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पा रहा है, उसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए
हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमें रिएक्शन करवाना है। नॉर्मल एल्काइल हैलाइड में आसानी से हो जाता है क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड है और हैलोजन विलिंग टू लीव द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी halogen is bonded to sp2 carbon. Halogen is bonded to sp2 carbon as well as bond length decreases, as well as bond length decreases due to resonance. So carbon halogen bond has lower polarity. Carbon halogen bond has lower polarity in aryl halides. Hence they cannot be polarized easily. Hence they cannot be polarized easily. हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, अगर पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड को तोड़ने में आसानी होती है, हम आसानी से एटम्स को निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी कम है तो हम पोलर सॉल्वेंट यूज करके खींच नहीं पा रहे। जब मैंने SN1 SN2 करवाया, मैंने कहा हायर पोलैरिटी हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ हैलोजन। जब आप +1 में बॉन्ड पोलैरिटी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है डाइपोल इज इक्वल्स टू Q इनटू D। हमने कहा D डिक्रीज हो गया, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज हो गया, Q डिक्रीज हो गया, तो डाइपोल डिक्रीज हो गया। कार्बन हैलोजन बॉन्ड का डाइपोल एल्काइल हैलाइड में ज्यादा होता है, एराइल हैलाइड में कम होता है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, जिस कारण D की वैल्यू छोटी हो जाती है, इसलिए पोलैरिटी कम हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। फिनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म, फिनाइल कार्बोकेटायन फॉर्म as intermediate after loss of halide ion, after loss of halide ion will be highly unstable. बेटा हमने कहा अगर एराइल हैलाइड ने हैलोजन को निकाल दिया और कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि sp है, ये कार्बोकेटायन स्टेबल होगा क्योंकि sp2 है। इसलिए एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से नहीं। हमने इतने सारे पॉइंट क्यों किए? क्योंकि हम कई बार कहते हैं पोलैरिटी थी इसलिए रिएक्शन हो गया, हम कहते हैं लो बॉन्ड एनर्जी थी इसलिए रिएक्शन हो गया, हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेबल था उसने रिएक्शन को ड्राइव किया, फोर्स कर दिया। तो हमने यहाँ पर वो सारे रीजंस कर लिए जिनकी वजह से रिएक्शन होता है। हमने कहा कोई भी वजह हमें आसानी से नहीं मिल रही, कोई वजह नहीं मिल रही कि हैलोजन आसानी से रिएक्ट करें, इसलिए एराइल हैलाइड को इनर्ट हैलाइड कहते हैं। ये हैलोजन जो डायरेक्टली बेंजीन पर जुड़ता है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं दे पाता।
साइक्लिक स्ट्रक्चर में sp कार्बन आ ही नहीं सकता, इसलिए ये कार्बोकेटायन के जरिए तो कभी रिएक्ट करेगा ही। So aryl halides are known as inert halides because no features support their reactivity. इसका मतलब हमें बाहर से क्रिएट करनी पड़ेंगी अगर हमें सब्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में सीधा आता है। Why aryl halides are inert halides? Explain. राइट, तो उसमें दो फीचर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप सबको जरूर मेंशन करने हैं, प्लस आर इफेक्ट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। राइट, तो आपके पास ये दो चीफ फीचर हैं जिसके कारण एराइल हैलाइड रिएक्ट नहीं करते। राइट, लेकिन हम आर्टिकल तो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल, तो करवाएंगे तो है। हम कह रहे हैं वो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते, बट हम उन पे रिएक्शन फोर्स कर सकते हैं। राइट, कैसे फोर्स करेंगे? इनमें से किसी फैक्टर को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला फैक्टर था रेजोनेंस के कारण बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर रहा है। आपने SN1 SN2 में पढ़ा कि कुछ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो जबरदस्ती रिएक्शन पुश करने की कैपेसिटी रखते हैं। अगर हम किसी तरह से बेंजीन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर जाएं या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दें तो रिएक्शन हो सकता है। आप मेरे को बता सकते हैं कैसे मैं बेंजीन के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ? हाँ जी, वेरी गुड। अगर हम -R लगा दें तो वो नेगेटिव चार्ज को ले जाएगा, तो बेंजीन अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगी। लिखिए, पहले तो एग्जांपल कर लेते हैं। ये बेंजाइल है, ये एराइल है। एग्जामिनर ने लिख कर दिया केसीएन रिएक्ट कर रहा है, बताओ क्या बनेगा। तो ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। इसके जैसा ये एलाइल, ये विनाइल है, लिख कर दिया AgNO2 रिएक्ट करेगा, बताओ क्या बनेगा। ये रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिएक्ट नहीं। अब ये आपका इंटेलेक्ट है, जब रिएक्शन आता है उन्होंने कुछ नहीं पूछना, उन्होंने बोला ये बताओ क्या बनेगा। अब सोचना आपने है कि हेलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड पे लगा है, डायरेक्टली बेंजीन पर लगा है, तो वो इनर्ट हैलाइड है, उसके पास रिएक्ट करने की कैपेसिटी। अगली क्लास में एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सभी एनसीईआरटी लेकर आए। वैसे तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हाथ में भी एनसीईआरटी होती है, बट फीलिंग मुझे तब आती है जब हाथ में किताब सी हो ना। मुझे लगता है आपको भी तभी आएगी, बाकी पता नहीं। हाँ जी, क्लियर है, लिखिए। देयर सब्स्टिट्यूशन कैन बी कैरिड आउट, देयर सब्स्टिट्यूशन कैन बी कैरिड आउट in the presence of, their substitution can be carried out in the presence of EWG. What is the meaning of EWG? Electron withdrawing group. Their substitution can be carried out in the presence of electron withdrawing group.
In these reactions, carbon ion is formed. In these reactions, carbon ion is formed, which is stabilized by, which is stabilized by minus R effect of EWG. बेटा माइनस आर इफेक्ट को अंडरलाइन कर लें। आपके स्कूल एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन देखा गया कि आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर क्लोरोबेंजीन पर दे दिया और कहा कौन रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा। नाउ कौन देगा कौन नहीं देगा वो डिसाइड करेगा। जहां वो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वहां वो रेजोनेंस इफेक्ट देगा या। हिमांशु चौधरी आप बता सकते हैं बेंजीन पर रेजोनेंस इफेक्ट कौन सी पोजीशन पर ऑपरेट नहीं होता। वेरी गुड। अगर मैंने माइनस आर ग्रुप मेटा पर लगाकर दिया तो ये इफेक्ट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, वो एराइल हैलाइड इनर्ट ही रहेगा। तो आपके पास माइनस आर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रमोट्स रिएक्शन। हमने कहा हमारे पास ये एक एराइल हैलाइड है, इसमें नाइट्रो ग्रुप माइनस आर पैरा पे लगा है, इसने बेंजीन के नेगेटिव चार्ज को खींच लिया। न्यूक्लियोफाइल को अब न्यूट्रल बेंजीन मिली, वो अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल पहले आया इसलिए एडिशन पहले हुई, कार्बन आयन बना और ये उसकी रेजोनेंस हो गई। मैंने ये एक दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हैं वो बेंजीन के बनाए हैं, NO2 के नहीं बनाए। मैंने कहा जब यहां नेगेटिव चार्ज आएगा तो NO2 स्टेबलाइज करेगा। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव किस पर है, कार्बन पे। इस स्ट्रक्चर में नेगेटिव किस पर है, कार्बन पे। इस पर किस पे है, कार्बन पे। इसमें किस पर है, ऑक्सीजन पे। so oxygen can stabilize negative charge very well, so reaction takes place। इस मैकेनिज्म को एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये एडिशन हुई, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज वापस गया, इसने क्लोरीन को पुश कर दिया। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो छोड़ के जा रहा है वो स्टेबल, जो आ रहा है वो अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बेंजीन। जब कार्बन वापस एरोमेटिसिटी रिगेन करेगा तो न्यूक्लियोफाइल या क्लोरीन में से किसी एक को जाना पड़ेगा, क्योंकि sp3 कार्बन को sp2 बनना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन में कौन स्टेबल है, क्लोरीन। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन। इसलिए इस मैकेनिज्म को किस नाम से जाना जाता है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। कहीं लिखा आ जाए व्हाट इज एडिशन एलिमिनेशन, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एराइलाइट where carbon ion is formed which is stabilized by minus R substituent। आप इन स्ट्रक्चर्स को आगे आगे भी बना सकते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नीचे बनाया। इनको पूरे को तीन को लाइन में बना के इसके सामने बना दो, नहीं तो ऐसे ही बना लो जैसे मैंने बनाया, अगर कंफ्यूजन है। तो बेंजीन पर रिएक्शन का एक यूनिक मैकेनिज्म है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। जब पता था कोई ना कोई बोलेगा, आगे पीछे होंगे तो छोड़ पाएंगे।
कर दूं स्क्रॉल? तनिष क्या पूछना है? मैंने कलर स्कीम यूज किया है कि सीक्वेंस पर्पल वाला चल रहा है, पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ये एक एडिशनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? अगर बेंजीन का सीक्वेंस लें तो सिर्फ पर्पल वाला है, रेड वाला नहीं है। ये बेंजीन की नॉर्मल रेजोनेंस है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। रिएक्शन में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है वो रेड से लिखा है। नेगेटिव चार्जेस शेयर्ड बाय ऑक्सीजन which stabilizes it more than that of carbon. आज हो गया सबका? खाली लास्ट रहता हो तो स्क्रॉल कर दो। एक्सरसाइज 1 का क्या स्टेटस है? किस किस की कंप्लीट है? ओनली फ्यू हैंड्स। सर क्या करें, स्कूल में एग्जाम भी चल रहे हैं, सिलेबस भी चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। पता ही चलता सुबह कब होती है शाम कब होती है। सिलेबस ये भी पेंडिंग वो भी पेंडिंग। So again I am repeating, this is a characteristic term, addition elimination mechanism. जैसे आपने अभी तक किया SN1, SN2, SNI, E1, E2, E1, CP, इसी तरह इस मैकेनिज्म का नाम है एडिशन एलिमिनेशन। It is a characteristic feature of aryl where first nucleophile enter into the molecule and then halogen leave the molecule. हमने कहा ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन ओवरऑल तो सब्सटीट्यूशन ही है, नाम तो ARSN ही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। पर जब SN1 कर रहे थे तो क्या हो रहा था? हेलोजन निकल जा रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था, न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा था। जब SN2 कर रहे थे क्या हो रहा था? एक साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, दूसरी साइड से लिविंग ग्रुप निकल जा रहा था। आपके पास यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो जा रहा है, फिर कार्बन आयन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रही है, और फिर आपके पास लिविंग ग्रुप निकल रहा है। इसलिए ये बाकी मैकेनिज्म से एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। ओवरऑल आउटकम ऑफ द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। हमने कहा अगर मोनो नाइट्रो लगा होगा और मुझे OH लगाना होगा, मैं NaOH का रिएक्शन करवाऊंगा 430 केल्विन पर। टाइप टेम्परेचर हायर है क्योंकि रिएक्शन आसान नहीं है। 6 to 10% दिया, मैंने 2 नाइट्रो लगा दिए ऑर्थो और पर, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। मैंने तीनों जगह नाइट्रो लगा दिए, अब तो NaOH भी नहीं चाहिए, स्लाइट अल्कलाइन नेचर होगी तो भी रिएक्शन हो जाएगा, एंड टेम्परेचर रीचेस टू नियरली रूम टेम्परेचर। तो आपके पास नाइट्रो लगाने से क्या हुआ वो ये, हमने कहा हमें आउटकम की फॉर्म में ONO मिलता, ONA मिलता है, OH नहीं मिलता। कई बच्चे क्या करते हैं, ONA लगा है तो NaOH से H निकाल देते हैं। अब NaOH क्या H दे सकता है? जायज नहीं है ना। तो NaOH ने तो OH ही दिया होगा, क्लोरीन की जगह OH ही आया होगा। फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। बेसिक सॉल्यूशन में एसिड आइसोलेट नहीं हो सकता,
उसका सॉल्ट ही आइसोलेट होगा। तो रिएक्शन के दौरान पैरा नाइट्रोफिनोल बना होगा, पर क्योंकि रिएक्शन कंडीशन बेसिक है तो हमें सोडियम फिनेट मिला, हमें फिनोल नहीं मिला। राइट। तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ ओ लगा है तो चलो जी इस कंपाउंड को ऐसे तोड़ देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने H पॉजिटिव दे दिया। राइट। इट इज नॉट अ स्टोरी लाइक दिस, इट इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ। इस रिएक्शन को ArSN2 भी कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन भी कहते हैं। नोट, SN1 में लीविंग पहले जाना है, SN2 में लीविंग बाद में। इसलिए कह दिया कि साइमल्टेनियसली बन और टूट नहीं रहा है, पहले एडिशन हो रही है फिर एलिमिनेशन। क्षितिज पूछना कुछ बेटा? तो संडे वी विल हैव द टेस्ट ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो रखनी पड़ेगा, कब तक चलेंगे? छोटे छोटे टेस्ट तो मैं रोज ही ले लेता हूँ, आज भी है ये, पता है ना ऐप पर टेस्ट है। मैंने कहा आज टेस्ट है तो चेहरा लटक गया, मैंने कहा ऐप पे तो खुशी हो गई, क्यों तो गोली हम देंगे या नहीं देंगे हमारी मर्जी, और साथ में दूसरा डिवाइस खोल के देंगे तो भी हमारी मर्जी। ऑल 3 days यू हैव टेस्ट, संडेज यू हैव टेस्ट। परसों सब्जेक्टिव लेंगे, सैटरडे फिर ऐप पर लेंगे, और संडे आपका मेन टेस्ट। इस संडे मेडिकल नॉन मेडिकल का अलग अलग टेस्ट होगा। हैलोजन डेरिवेटिव्स का टेस्ट है, मेडिकल नॉन मेडिकल अलग होगा। मेडिकल वालों के ज्यादा क्वेश्चन होंगे, नॉन मेडिकल वालों के कम क्वेश्चन, लेवल डिफरेंस होगा। सॉल्व कर दो बेटा। मैंने कहा OH नेगेटिव ने Cl को रिप्लेस किया और OH आ गया, न्यूक्लियोफिलिक KOH एक्वस की तरह। लेकिन जो ये कंपाउंड बना वो फिनोल है। हमने GOC में भी पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, फिनोल में रेजोनेंस के कारण H एसिडिक होता है, नाइट्रो लगा दिया तो और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। तो फिनोल एंड NaOH react, acid base neutralization takes place and salt is formed. So instead of getting OH, we are getting salt. कनिष्ठ आ जा, अगर पढ़ने जरूरत दिल दोनों का ही नहीं करता है, दोनों शरारती है। पाउल में मजा आ रहा है इन्होंने गप्पा सुनने में। हाँ जी तो बोलिए। नहीं, टेम्परेचर कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन पे जितनी डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, न्यूक्लियोफाइल का आना उतना आसान हो जाएगा। तो मोनो नाइट्रो में न्यूट्रलाइजेशन हुई, डाई नाइट्रो में डेफिशिएंसी हुई, ट्राई नाइट्रो में और डेफिशिएंट होगा, एज अ रिजल्ट रिएक्शन रेट फास्ट होगा। पिक्रिक एसिड का सॉल्ट है इसलिए नाम है सोडियम पिक्रेट। पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है।
कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल बहुत वीक होता है, पर ट्राई नाइट्रो के कारण ये कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रांग हो जाता है। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड उन सबसे स्ट्रांग एसिड है, राइट। हमने सारे में सॉल्ट बनाए हैं क्योंकि अल्कलाइन कंडीशन थी, तो हमें फिनोल आइसोलेट नहीं हुए, हमें सॉल्ट्स आइसोलेट हुए। हाँ जी अर्नव, क्या कह रहे हो? लगभग रूम टेम्परेचर ही है, सब 300 प्लस टेम्परेचर आसपास, जहां रिएक्शन आसानी से हो पाए। हाँ, हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, इतने में हमारा काम कहाँ चलेगा। बट हम तो इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं ना, अगर ये नाइट्रो ना लगा होता तो हमारे पास ये टेम्परेचर होता। अगर मुझे ये रिएक्शन OH यहाँ पर लगाना है तो मुझे इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर चाहिए, इसके बिना रिएक्शन नहीं। अब बताओ, नाइट्रो ने लगाकर कम किया टेम्परेचर या ज्यादा कम किया? बहुत ज्यादा कम किया, है ना। सो टेम्परेचर रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली व्हेन नाइट्रो ग्रुप्स आर अटैच्ड, but they must be attached at ortho and para position in order to facilitate minus R effect, which is required to stabilize carbon. क्लियर है? लिखिए आगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन on aryl light. Nucleophilic substitution on aryl lights can be carried out. Can be carried out at high temperature and high pressure. At high temperature and high pressure by elimination addition mechanism. By addition elimination mechanism involving formation of benzene. Involving formation of benzene. अब बेंजाइन स्टेबल नहीं है, इसलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे बन रहा है। कई बच्चे आधा ही याद रखते हैं, अगर बेंजाइन इतना अनस्टेबल है तो बन ही क्यों रहा है? मैंने कहा वो बन इसलिए रहा है क्योंकि टेम्परेचर फोर्स कर रहा है, उसकी अपनी नेचर थोड़ी ना बनना। वी आर हीटिंग एट एन इमेंस टेम्परेचर एंड इमेंस प्रेशर अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशन फोर्स्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल, तब जाकर बेंजाइन बन रहा है। इस रिएक्शन में क्या लिखा है? एलिमिनेशन एडिशन। पिछले में क्या लिखा था? एडिशन एलिमिनेशन। इसका मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल बाद में आएगा, हेलोजन पहले जाएगा। बट हेलोजन पहले जाता तो कार्बोकेटायन बनता, कार्बोकेटायन बेंजीन पर बन नहीं सकता, इसलिए हेलोजन की एलिमिनेशन करवाकर बेंजाइन बनाया गया, टेकिंग सपोर्ट बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो हमने कहा एलिमिनेशन एडिशन में हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अमाइड आयन डाला, जिसकी प्रोटॉन अफिनिटी के कारण उसने H खींच लिया। इस H के खींचने के कारण ये नेगेटिव हो गया, इसने हेलोजन को पुश किया, ये वेकेंट ऑर्बिटल थी पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, एक एडिशनल बॉन्ड बन गया। सो हियर एन एडिशनल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये पाई बॉन्ड मैंने कलर इसलिए अलग किया कि इसकी कोई इंटरफेरेंस इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं, राइट। इसीलिए बेंजाइन में एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही रहते हैं। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाई बॉन्ड है जिसके बारे में हमने जीओसी में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इस पाई बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड में नहीं हो सकती, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से एक टेम्परेरी कंडीशन क्रिएट हुई, क्योंकि कार्बन sp में रीअरेंज नहीं हो सकता था, इसलिए सपोर्टिव सिस्टम पर बनाया गया। अब H पॉजिटिव और NH2
सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कहीं भी ऐड हो सकता है। अब कहीं भी ऐड हो सकता था तो हमें कैसे पता चला वहीं गया? इसके लिए रेडियो एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी जब ये किया गया था कि यहाँ पर अगर रेडियो एक्टिव कार्बन है तो कुछ प्रोडक्ट यहाँ मिले, कुछ प्रोडक्ट यहाँ मिले। इट इंडिकेट एडिशन हुई है, सब्सटीट्यूशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आपने क्लोरोबेंजीन का अमाइड से रिएक्शन करवाया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हुआ। अगर ये मैंने ना बनाया होता, ये आपका रिएक्टेंट था, ये आपका प्रोडक्ट था, आप क्या कहते इसे? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अमाइड आयन आया, हेलाइड आयन चला गया, हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के बाद ये रिएक्शन प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन हमने कहा ये अमाइड यहां भी आया है और यहां भी आया है, इट इंडिकेट्स कि वो एडिशन से आया है, सब्सटीट्यूशन से नहीं आया। हमने कहा अगर हमने क्लोरीन लगा दिया, अब हमने रिएक्शन कराया मिथाइल के साथ, पैरा क्लोरोटोलीन, अब यहां पर बेंजाइन बना होगा। अगर सब्सटीट्यूशन होती तो अगला अमाइड कहां था? क्लोरीन की जगह। लेकिन अमाइड कहां गया? मेटा पर। क्यों मेटा पर गया? क्योंकि CH3 की वजह से यहां पर कौन सा इफेक्ट आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो H पॉजिटिव यहाँ आएगा और NH2 नेगेटिव यहाँ जाएगा, राइट? तो पैरा क्लोरोटोलीन under reaction with amide ion give metatolvidine instead of paratolvidine. नोट, ये सारी चीजें क्या बताने के लिए समझाई हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे ली। वैसे पेपर पिछले पेपर से अच्छा किया बच्चों ने। क्लास में हाईएस्ट 12 में से 12 है, दैट्स गुड। दो तीन बच्चों के 10 है, दैट्स आल्सो गुड। आज हो गया, स्क्रॉल कर दूं? अगली क्लास में जो टेस्ट होना है उसमें एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन सीधे डालूंगा, क्योंकि स्कूल के हिसाब से आपका पेपर लेना है हेलोजन का।
वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबको आने ही चाहिए। क्लास में डिस्कस भी वही होंगे, टेस्ट में भी उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, अभी करूँगा। हाँ जी, अब तो हो गई सारी क्वेश्चन फर्स्ट सबकी। चैतन्य तो मुझे दिखाई नहीं, मैं तो सोचा आज छुट्टी पर है, मैं पेपर ही नहीं दिया तेरा। मैं तो दिखाई बाद खुशबू। पिछली क्लास में टेस्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन और बचे। बेटा हमने कहा जब अमाइड आयन अटैक करेगा तो ये ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन निकल जाएंगे और वो क्लोरीन को पुश करके बाहर निकाल देंगे, तो एच भी निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा। हाँ जी, अमोनिया मेटाबर इस पे गया क्योंकि इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, तो H पॉजिटिव इस पर जाएगा और NH2 इस पर जाएगा। नहीं? अगर सब्स्टिट्यूशन होती तो क्लोरीन की जगह ही जाता। हमने कहा जब हमने ये इक्वेशन देखी तो हमें लगा क्लोरीन जहां था वहीं NH2 गया, और हमें एज अ स्टूडेंट लगा ऐसा यहाँ कंफ्यूज कर जा रहे हैं, सीधी सब्स्टिट्यूट ने क्लोरीन हटाया NH2 लगा दिया। पर उन्होंने चेक किया कि जब वो रिएक्ट नहीं कर सकता था तो कर क्यों रहा है, क्या वजह रही होगी। तो हमने एक बार उसको टॉलीन पे लगाकर देखा ताकि टॉलीन का डायरेक्शनल इन्फ्लुएंस इंटरफेयर कर रहा हो। अमाइड आयन ऐसे नहीं टूटता, अमोनिया ऐसे नहीं टूटता, ये सब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर फोर्स कर रहा है। क्लियर है? क्या कंफ्यूजन? आपके पास CH3 प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके कारण पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन मींस ऑर्थो एंड पैरा आर एक्टिवेटेड, तो यार रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया, H पॉजिटिव इधर जाएगा तो NH यहाँ जाएगा। बेंजाइन का एक बार दोबारा स्ट्रक्चर बना लीजिए, GOC में तो बना ही रखा है। अभी खुशबू आई थी, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक दो को पेपर दिया ना, तो क्या दिया शाश्वत? वो दिया यार, मैंने उसको क्या बोला था, मैं क्या। भाई हमने जो रिएक्शन आसानी से करवाए वो नाइट्रो की प्रेजेंस में करवाए, तो हमें क्लोरोबेंजीन से फिनोल नहीं मिलेगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से नाइट्रोफिनोल मिलेगा। अगर हमें क्लोरोबेंजीन से सिर्फ फिनोल चाहिए तो हमें डायरेक्ट रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म करवाना पड़ेगा, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर करवाया जाता है। OH नेगेटिव रिलेटिवली पुअर न्यूक्लियोफाइल है, NH2 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रिड्यूस हो गई, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है, 475 एंड 60 एटमॉस्फेयर। इन दोनों रिएक्शन को डाउस प्रोसेस कहा जाता है।
हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फोर्स करना। साइनाइड सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और साइनाइड भी लगाया जा सकता है। नोटिस है जी? इन दोनों को डाउस प्रोसेस कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। डाउस प्रोसेस बंदे ने निकाला था ना, तो किसको स्टडी किया था? ही हैड स्टडीड फिनोल एंड एनिलीन है। नहीं, उसने उसको नहीं किया, उसके बाद वालों ने उसको ढूंढा कि अगर वो रिएक्शन दे रहे तो वो भी दे सकते। सेम रिएक्शन। हाँ, डाउस में लिखते नहीं, इसलिए ऐसे लिखा। ओके, मैं की कहना बस ठीक है। मैंने कहा जरा टेस्ट इस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके कुछ क्वेश्चन पेपर अनटेस्टेड बच्चों के निकाले हुए हैं। जो बच्चे नहीं आए थे, हमने प्रिंट आउट तो निकाल रखे होंगे, तो वो दे देना। मैं अपने हिसाब से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। देख, नेमिंग रिएक्शन वो होते हैं जो कुछ ब्रेक थ्रू करते हैं, राइट? और जब उन्होंने कोई ब्रेक थ्रू किया होता है तो उनके नाम से याद रखने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन इतने ज्यादा क्यों हैं? रीजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, राइट? इसलिए जिन्होंने एफर्ट करके वो रिएक्शन करवाए, इसलिए नाम याद रखने पड़ते हैं। इफ यू रिमेंबर, यू माइट हैव स्टडीड इन 10th क्लास vital force theory. It was believed that God has created organic compounds. Some invisible force is responsible for their preparation. We cannot prepare them. Right? है? हाँ, बर्जेलियस से। तो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं बना सकते, इसलिए नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट। हाँ जी, pyridine कैटलिस्ट है खाली रिएक्शन को फैसिलिटेट कराने के लिए। देखो, ये सारे प्रोसेसेस में बेंजाइन है। बेंजाइन की इनिशिएशन क्या है? H पॉजिटिव का निकलना। तो कोई कंपाउंड चाहिए जो H को पहले नॉक करे और उसके बाद वो हेलोजन को निकाले। pyridine का रोल जहां भी होता है, जिस भी रिएक्शन में होता है, वो H को अटैक करना होता है। So pyridine is added which will help in removal of hydrogen, so benzene can be formed, right? लिख दिया गया। Note, only those aryl halides, अटेम्प्ट तो नहीं किया था पिछला टेस्ट जब भी बच्चों को दिया। Only those aryl halides react by benzene mechanism. Only those aryl halides react by benzene mechanism which have hydrogen atom at ortho position। बेटे, जो टेस्ट अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उसी की कॉपीज हैं। जो बच्चा नहीं आया था पिछली क्लास में और उसे लगता है मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हैंड रेज करें, मैं दे दूं। जिसको चाहिए, बेसिकली अटेम्प्ट करोगे तभी देके फायदा है, रद्दी में इकट्ठा करके क्या करोगे? ये वो टेस्ट है जो आपको शायद अभी दिया होगा। कैसी बातें करता है? ये तो वैसे दे दूंगा तो नहीं भी मांगेगी, तो ये करके ला। तेरे तो दिया था, ये तेरे को दिया था पेपर, वही तो है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को दे हैं।
आज बेटा क्लियर हो गया? तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं, हम पहले पढ़ते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते और बाद में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस पढ़ लिए। तो एक बच्चा घर जाके सोचता है पहले कहते देते नहीं है, फिर इतने सारे पढ़ा देते। पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़े, उनके सामने तो दो ही रिएक्शन, वन इज एलिमिनेशन एडिशन, अदर इज एडिशन एलिमिनेशन। तो इसका मतलब है इन पे बहुत ही कम रिएक्शन फोर्स किए जा सकते हैं। जब एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे तो एक लंबी लिस्ट बनाई थी मैंने कि कुछ भी ऐड कर दो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। So alkyl halides give substitution, aryl halides do not give substitution. Substitution is forced on them. ये जो मैंने नोट डाल के लिखवाया है बहुत ही रेयर पूछा जाता है, पर कुछ आपके हिमांशु पांडे में क्वेश्चन है जहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ यही एडवांस के क्वेश्चन है जहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल में अभी तक नहीं देखा गया, बट यू कैन हैव क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो हुआ नहीं वो होना नहीं। तो बेंजाइन मैकेनिज्म आपके एकेडमिक सिलेबस में है, तो कंपटीशन में आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। तो वो ढूंढना होता है जिसमें हेलोजन की दोनों ऑर्थो पोजीशन सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजाइन मैकेनिज्म के लिए ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन कंपल्सरी है, बिना उसके बेंजाइन नहीं बनेगा। अब हम लिखेंगे इसके ARSE रिएक्शंस, ये बेंजीन के रिएक्शन